कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस क्लास में। तो जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिए। तब तक मैं आपके चैट को भी ओपन कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आइए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मस्त मौला क्लास के। अपना क्या है, तो डे नंबर 2 है। आराम से एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका 3.0 में, अर्थात जिनका पेपर 20 तारीख को है, आराम से अपने कार्यों में लगे रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ में शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इस सेशन का। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मस्त लुढ़कते हुए कौन लेकर आ रहा है, तो आपका जो टुट्टू है, सो लुढ़कते हुए आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहा है। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे। आपके एग्जाम में भाषा का भी महत्व बहुत ज्यादा है। उदाहरण स्वरूप 3.0 को देखते हुए जो पेपर आपका कैंसिल हो गया, वहाँ पे भाषा पेपर भी बहुत मुश्किल से लोग क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि वो पेपर ही कैंसिल हो गया था। उसी का एग्जाम आपका 20 को होने वाला है। और आप में से मैक्सिमम लोग हमारे साथ में 4.0 के लिए जुड़े हुए हैं। तो भाषा पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक है, राइट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड, अर्थात इस तीन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपका गलत है, तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है। आराम से जल्दी से अपना रिप्लाई करें। वालेकुम अस्सलाम साना परवीन जी, बुसरा परवीन, शंकर जी, चंचला शर्मा, पवन कुमारी, प्रियंका मिश्रा। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सीमा कुमारी एफएम। और थोड़ा सा कनेक्टिविटी कीजिए। आप लोगों की क्लास की संख्या 20-21 पर रुकी हुई है, मतलब कि एक आध महीना हम गायब क्या हो गए, आप लोग पूर्ण रूप से एकदम शांत हो गए। अब मैं सुबह से ही आज कॉल कर रहा हूँ, सबको मैं जगाने का भी कार्य कर रहा हूँ कि उठिए, जगिए, सवेरा हो गया, राइट। तो एकदम कार्यों में आपको सदैव लगे रहना है। यहाँ पे सबसे पहला आपका स्पेलिंग है, जिसका नाम क्या है, कारपेंटर। कारपेंटर का स्पेलिंग CARPENTR। कारपेंटर तो मुझे सही लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, DENTIST होता है, यहाँ पे ई है। डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर भी आपका सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसे कहते हैं, तो दांत के डॉक्टर को हम लोग डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और डेंटिस्ट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो DENTIST, डेंटिस्ट, ये आपका हो जाएगा सही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आपके क्या होते हैं, तो अंग्रेजी के सवाल होते हैं, जो कि आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड सवाल होते हैं, ठीक है। शर्मा जी, डॉक्टर का स्पेलिंग आप गलत कह रही हैं, DOCTOR, डॉक्टर तो सही है। शर्मा जी देखिए ध्यान से, शर्मा जी आप ध्यान से जरा सा देखिए, डॉक्टर तो सही लग रहा है, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर का स्पेलिंग तो सही है। एक बार आप भी अपना क्या कर लें, देख ले, या फिर आप कंफ्यूजन में बी के जगह पे क्या कर दिए हैं, सी कर दिए हैं क्या। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपके हिंदी का प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। अतिवृष्टि, क्या अतिवृष्टि का आपको अर्थ पता है, जरा याद करें। सीटेट के समय हम लोगों ने अपने शब्द संपदा पर क्या किया था, तो कार्य करने का प्रयास किया था। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। ये जो आपके सामान्य हिंदी है, जहां से आपके 21 प्रश्न होंगे, इस सामान्य हिंदी में पिछले बार के एग्जाम में देखा गया था कि साहित्य के बहुत ज्यादा प्रश्न थे। और उससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था, वहां पे नॉर्मल प्रश्न था हिंदी का भी। परंतु इस बार के एग्जाम में हिंदी के प्रश्न के प्रारूप को थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाया गया है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया,
कह रहा है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना। अभी क्या है आपका? तो बरसात का मौसम है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या हुआ? अत्यधिक वर्षा होना। तो अन्य वृष्टि का कोई मतलब नहीं होता है। अतिवृष्टि का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया अधिक वर्षा होना। अगर नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, अधिक वर्षा होना। अभी सप्ताह वर्ष हम सभी के इधर क्या हो रहा है? तो बरसात का मौसम है, पूरा एकदम मस्त बारिश हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? अधिक वर्षा होना। अर्थात अनावृष्टि, इसका अर्थ क्या होगा? वर्षा का ना होना, वर्षा का ना होना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। क्यों? क्योंकि अतिवृष्टि का अर्थ क्या हुआ? अधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि का अर्थ क्या होगा? तो वर्षा का ना होना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां भी आपका गलत है। मुर्निया शेख जी, आपके पास भी कॉल गया होगा, आपने कॉल को पिकअप नहीं किया था, राइट। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का प्रयास करें। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? ये बड़ा ही पॉपुलर सा लाइन है, और आप सभी को पता है कि सहनाई वादक हम लोग किसे कहते हैं। वही आपसे पूछ रहा है कि मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, ये कथन किसका है? और मैंने प्रश्न को पढ़ने के क्रम में ही मैंने आपको क्या दे दिया? तो हल्का सा मैंने आपको हिंट भी दे दिया, और उस हिंट्स के आधार पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? तो सही आंसर दे सकते हैं। मरते दम तक, मरते दम तक, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा होना। वेरी गुड। आइए, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, ये कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खान का ये कथन है। किसका है? तो बिस्मिल्लाह खान का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? देखिए, सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? ऐसा चीज जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 12, 10, 11, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी आपका 2 ही बार प्रश्न हुआ है, अर्थात आपका एग्जाम हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में आप देखते होइएगा बहुत ऐसे प्रश्न जहां पे आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलता होगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ते चली जाएगी, धीरे धीरे लोग जनरेट भी करना प्रारंभ किए हैं। अर्थात हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ये बड़ा ही सरल सा, आसान सा आपका प्रश्न है। सोच समझकर रिप्लाई कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार इसका होता है 6, परंतु हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं सो आपको बताना है। कुछ लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कुछ लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, परंतु इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है, और हिंदी के अंदर में सर्वनाम को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या करेगा, अंदर में आपको इस प्रकार से सर्वनाम का, हिंदी के सर्वनाम का 3 गो नाम दे देगा, और पूछेगा किसमें से सर्वनाम कौन है। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? मैं हो गया, फिर तू हो गया, फिर आपका आप हो गया। देखिए, सबसे पहले आप हो गए, फिर तू तराक हो गया, फिर आपका आप हो गया, राइट। आगे बढ़िए, मैं, तू, आप, यह, वह, यह और वह। उसके बाद आपका जो, फिर आपका सो। अगर मैं कुछ गलत लिख दूं तो बता दीजिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो और सो। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कोई, कोई, कुछ, कौन और क्या। कितने हो गए देखिए तो, काउंट करके 11 को हो गया। 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही आपके 11 क्या होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं। कैसे? ध्यान में रखिएगा कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, अर्थात इस प्रकार से आपको माइंड में रखना है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दे देगा और बताएगा कि निम्नलिखित में से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन है, और इसी 11 में से कोई 3 गो का नाम रहेगा या किसी एक का नाम रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे अपने माइंड में रखने का कार्य कर सकते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के? तो हमारे 6 प्रकार के होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? आपको पता होगा पहले में जितने भी प्रकार के आपके नाटक हैं उन तमाम नाटकों का कथानक कहीं ना कहीं से लिया गया है, राइट। कहीं ना कहीं से उसके संदर्भ लिए जाते हैं। तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त जो है सो किसका प्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो आपका जिस समय हिंदी के अंदर में अर्थात लोगों की रुचियों को बनाए रखने के लिए नाटक का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो नाटक जहां पे हम लोग किसी न किसी कथानक का मतलब हो गया कोई एक प्रकार का ऐसा जगह, कोई ऐसा सारांश, कोई ऐसा कहानी जहां से हम लोग कुछ रूपांतरण पाठ को लेकर उसे समाहित करके क्या करते हैं? यूज करने का कार्य करते हैं। अर्थात तो जब आपके हिंदी में लोगों की आनंद रुचियों को बनाए रखने के लिए चंद्रगुप्त किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। और इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम जो इनका एक नाटक था सज्जन, वो आपका किससे था? तो वो महाभारत से लिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल जो आपके क्लास का रिकॉर्डिंग होगा, आप में से बहुत मित्रों ने मैसेज किया था, कॉल किया था, तो आपके क्लास का रिकॉर्डिंग देखिए। जैसे ही आप व्यू पैकेज कीजिएगा तो आपका 4.0 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसी में आपका वीडियो भी है। और जब आप वीडियो को प्ले कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कॉर्नर पे PDF। देखिएगा, आप रिकॉर्डिंग जब देखिएगा तो ऊपर में आधा में अब आपका वीडियो भी चल सकता है और कॉर्नर पे लिखा होगा PDF। PDF पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में मस्त वीडियो देखिए और नीचे में अपना PDF को भी स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, या सिर्फ आपको PDF पढ़ना हो तो सिर्फ PDF भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है? रिकॉर्डिंग को आपको देखने का कार्य करना है, राइट। चलिए प्रश्न संख्या 6। कल कोई हमारे मित्र थे जिनको इंग्लिश की तरफ देखने में समस्या हो रहा था और उनका कहना था कि इंग्लिश को भी लाल न काला किया जाए। तो लीजिए हम पीला कर दिए हैं, बनाइए आराम से। वेरी गुड। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? शुरुआती दौर में पढ़ाने के क्रम में ही मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया था कि संविधान के अलग अलग भाग अलग अलग जगहों से समाहित किया गया है, और भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस सर, एक ही में PDF और वीडियो दोनों है, राइट। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे। त्रिवेणी नहर नदी पर निर्मित है। अब देखिए यहाँ पे नहर की बात आ रही है और ये आपका प्रश्न क्या है? तो हमारे बिहार के आसपास से संबंधित आपका यह प्रश्न है। अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा कि बिहार में जो आपका नहर का योजना जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था क्या आपको पता है? तो सन 1874 ईस्वी में सर्वप्रथम नहर का योजना का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था बिहार में सर्वप्रथम। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 1874 ईस्वी में नहर के परियोजना की शुरुआत हुई थी और यह आपका सोन नदी पे हुआ था। अर्थात सोन नहर हम लोग क्या नाम भी जानते होंगे। 74 ईस्वी में 1874 ईस्वी में सोन पे सोन नहर आपका बना हुआ था। उसके बाद त्रिवेणी की अगर हम लोग बात करें तो त्रिवेणी नहर को हम लोग दो नाम और से जानते हैं। एक आपका इसका नाम क्या होता है? तो एक इसका नाम है पूर्वी नहर, क्या आपने नाम सुना है? और एक इसका नाम है
पश्चिमी नहर। क्या इस दोनों का आपने नाम पहले कभी सुना है? पूर्वी नहर और आपका पश्चिमी नहर। पूर्वी नहर की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी नहर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो तिरहुत नहर के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्वी नहर को ही हम लोग तिरहुत नहर के भी नाम से जानते हैं। और तिरहुत या पूर्वी त्रिवेणी नहर हम लोग कहते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर, सॉरी त्रिवेणी वर्ड आपका छूट गया था, पश्चिमी त्रिवेणी नहर, अर्थात इसी को हम लोग तिरहुत नहर के भी नाम से जानते हैं। और पश्चिमी त्रिवेणी नहर को हम लोग सारण नहर के भी नाम से जानते हैं। ये आपका किस नदी पे है? तो ये आपका गंडक नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बी नहीं होगा। सोन पे सबसे पहला जब 1874 ईस्वी में आपका हुआ था तब आपका सोन पे हुआ था, परंतु त्रिवेणी नहर जो है सो आपका गंडक नदी पे है। और त्रिवेणी नहर दो तरफ, एक आपका पूर्वी त्रिवेणी नहर और एक आपका पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो तिरहुत नहर के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी त्रिवेणी नहर को हम लोग सारण नहर के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपका गंडक नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस, देखिए कोई ना कोई एक दिवस से और आपके 8 से 10 प्रश्न आपके करेंट अफेयर से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखने का कार्य कीजिएगा। क्या है आपका? तो कह रहा है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 29 जुलाई या 20 जुलाई को? हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब आपका? तो 29 जुलाई को। थोड़ा सा 3.0 वाले इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जुलाई के महीना में ही आप क्या कर रहे हैं? तो एग्जाम देने का काम कर रहे हैं। बिहार में सोन नहर, हाँ वेरी गुड परवीन जी, बहुत बढ़िया। चलिए 29 जुलाई को अपना क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सब याद किया लग रहा है कि भूल गए हैं। हाँ लग रहा है कि हम आपके साथ 1 महीना से नहीं थे तो आप लोग भूल गए हैं। आप लोग तो हम ही को भूल गए थे, तो क्या बोला जाए। चलिए होता है, जीवन है, जीवन है, संसार है। संसार में बहुत प्रकार की चीजें आती हैं और बदलाव हमारे प्रकृति का नियम है और सदैव हर एक इंसान में बदलाव आना सुनिश्चित है, राइट। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का काम करें। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। आपकी क्लास की संख्या कल मात्र 28 तक थी, आज आपकी संख्या 30-35 ही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं बीपीएससी वाले जिनको पता ही नहीं है कि क्लास अब एक नए रिवीजन के तौर पे, मस्त मौले के तौर पे आपका प्रारंभ हो गया है। रुकिए, मैं आज इस वीडियो को क्या करूंगा, यूट्यूब पर भी डाल दूंगा ताकि लोग को पता चले, जो भी हमारे मित्र बीपीएससी वाले बैच में जितने भी हमारे मित्र जुड़े हैं उन सभी को एटलीस्ट ये पता चल जाना चाहिए कि उनकी क्लास चल रही है। सभी लोग स्थिर हो गए हैं, शांत हो गए हैं, सो गए हैं, थोड़ा सा जगाने का काम करना पड़ेगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं सदैव परेशान करने का कार्य करता है और आपके बीपीएससी के 120 क्वेश्चन में से कम 8 से 10 सवाल आपके रीजनिंग के होंगे। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र, एक चीज ध्यान रखिएगा कि गणित से ज्यादा आप रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। गणित में पूरा का पूरा 100% सही बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु रीजनिंग के अंदर में, हेलो हम क्लास ले रहे हैं अभी आगे, मगर रीजनिंग में आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, तो 100% आप सही बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी आप सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, तो आंसर देने का काम कर रहे हैं। तो रीजनिंग पे पूरा फोकस करना है आपको। 5, 9, 17, 33, 66, 129, 257। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि आखिर यहाँ पे सीक्वेंस चल क्या रहा है
और जब हम लोग सीक्वेंस को पकड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए पहला तो नॉर्मल हमारा आधार होता है कि हम अंतर को देखने का काम करें। 5 से 9 जाने में 4 का अंतर, 9 से 17 में 8 का अंतर, 17 से 33 में 16 का अंतर, 33 से 66 में 33 का अंतर। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए, और 32 दूनी क्या होना चाहिए, तो 64 होना चाहिए। अर्थात अगर हम 33 में 32 को जोड़ते हैं जो भी हमारा आए और उसमें फिर 64 को जोड़ते हैं तो हमारा 129 आना चाहिए, ये हमारा फिक्स होता है। ठीक, तो देखिए 33 में अगर हम लोग 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65, और 65 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 129। अर्थात इस सीक्वेंस के माध्यम से हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा ये 66 है सो आपका क्या है, गलत है। तो यही आपका संबंध नहीं रखता है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 66। तो जो भी हमारे ऐसे मित्र हों जिनसे यह सवाल ना बना हो तो सर्वप्रथम क्या कीजिए, सर्वप्रथम डिफरेंस निकालिए। अगर एक बार के डिफरेंस में पता ना चले तो फिर इसका भी डिफरेंस निकालिए। बहुत प्रकार से रीजनिंग के अंदर में तर्क लगता है, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तर्क लगाने का कार्य करते हैं। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 66। क्लास तो आपका प्रतिदिन चल रहा है, भले ही मैं आपका क्लास नहीं ले रहा था, परंतु अक्षय सर तो आपके क्लासेस को प्रतिदिन ले रहे थे, सोमवार से शुक्रवार तक, और आप लोग कह रहे हैं कि पते नहीं था कि क्लास चल रहा है। और मैं जानबूझ के उन्हीं के टाइम पर मैंने भी अपने क्लास को रखा कि आप लोगों को अलग से टाइम बताना ना पड़े। 11:15 बजे वो क्लास लेते थे, उसी टाइम पे मैंने भी अपना रखा। फिर भी आप लोग कहते हैं कि क्लास का पता नहीं था, ऐसा क्या हो गया। अक्षय सर के क्लास तो रेगुलर चल रही थी, मैथ साइंस, फिर रात को आपका 10 बजे जीके जीएस, सप्ताह में 3 क्लास हो ही जाता है, उसमें भी लगभग आपका 32-34 क्लास हुआ है। मैं थोड़ा सा एक दिन आराम से आपका बैठ के आपके इस बीपीएससी वाले पैकेज का थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं। ढेर सारा क्लास हो रखा है पिछले 8 से 9 महीनों में, उन तमाम चीजों को साफ सुथरा स्टैंडर्ड तरीके से बना देते हैं ताकि आप लोगों को रिकॉर्डेड देखने में भी समस्या ना हो। प्रश्न संख्या 10 बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, आराम से बनाने का कार्य करें। प्रश्न संख्या 10, इसे समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे पहले आप लोग प्रश्न को बनाइए, फिर मैं इसे छोटा करके समझाऊंगा। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे, यदि D इक्वल टू 3, G इक्वल टू 6 और OWL ऑयल इक्वल टू 47 तो फ्लावर का वैल्यू क्या होगा, सो आपको बताना है। बताइए। 4, 8, 16, 32, 64 का सिचुएशन नहीं सीक्वेंस, राहुल कुमार जी सीक्वेंस, सिचुएशन नहीं सीक्वेंस। आइए सोचिए समझिए, अल्फाबेटिकल सीरीज पे हम लोगों ने पहले भी रीजनिंग बनाने का कार्य किया है और उसी अल्फाबेटिकल सीरीज से संबंधित आपका यह प्रश्न है। अगर आपके माइंड में न हो तो मैं आपके लिए एक फोटो यहाँ पे समाहित कर देता हूँ ताकि आपको यह प्रश्न बनाने में सुविधा हो और मेरे लिए भी सुविधा हो जाएगा। राइट, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक चीज को यहाँ पे समाहित कर देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। लीजिए अब बनाइए, अब बनाइए। मैंने एक चीज को और समाहित कर दिया, ऐसे ही मैं भी आंसर दी हूं। वेरी गुड। प्रश्न संख्या 10, हल्का सा चिंतन कीजिएगा, अवश्य बन जाएगा। और अल्फाबेटिकल सीरीज आपके रीजनिंग में आपको सदैव थोड़ा बहुत तर्क वितर्क, गुना भाग, जोड़ घटाव इसी से संबंधित रहता है। या तो आपका अपोजिट रहेगा, नहीं तो जोड़ घटाव का प्रक्रिया चलता रहेगा, इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक, चलिए। यस सर प्लीज, क्या बोले हैं प्लीज, इस बात के लिए प्लीज। बहुत बढ़िया। डीएस का पीडीएफ नहीं लोड करते हैं सर जी, कोई बात नहीं है सरिता जी, आज मैं वहां भी बात करके उसे भी अपडेट करवाता हूं। मुझे पता है कि 1 महीने से जो मैं सीटेट के एग्जाम वगैरह में लगा हुआ था तो आप लोगों का बहुत सारा चीज अस्त व्यस्त है, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहेंगे। परंतु जितने भी मित्र हमारे साथ कनेक्टेड हैं
सभी के सभी 4.0 को माइंड में रखते हुए कनेक्टेड हैं, और 4.0 के लिए भी मेरे माइंड में चल रहा है एक ऐसा फास्ट ट्रैक बैच जहां पे सारा कुछ आपका रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए। क्योंकि अगर अगस्त में आपका एग्जाम होता है और अभी 20 के बाद जैसे ही अगर आपका फॉर्म आ गया, अगर फॉर्म आपका जुलाई महीना में आ गया तो समझिए कि आपका अगस्त में एग्जाम होगा। अगर फॉर्म नहीं आता है तो फिर आपका डेट आगे बढ़ सकता है। प्रश्न संख्या 10, अभी तक आप में से किसी भी मित्र का आंसर नहीं आया है। सिकंदर कुमार जी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मात्र अभी तक एक ही आंसर निकल कर आया है और कोई भी मित्र नहीं बनाए हैं। 35 लोगों में एक भी मित्र नहीं बनाए हैं। बताइए तो, यदि डी का मतलब है 3, तो जरा सा सोचिए कि डी का मतलब भाई 3 कैसे हो सकता है। डी का वैल्यू क्या होता है? तो डी आपका आता है 4 नंबर पे। करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। डी आपका वेरी गुड, सुहानी मिश्रा, चंचल शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिश्रा जी आपका गलत है। डी का मतलब 3 कैसे हुआ? डी का वैल्यू होता है 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जी, जी कितने नंबर पे है? तो जी है आपका 7 नंबर पे। 7 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अर्थात हमने यहाँ पर क्या पकड़ा कि भाई जो लेटर का मान है उसमें से एक को घटाने पे लिख रहा है। आइए तो अब OWL को हम लोग चेक करते हैं। O का मान कितना पे आता है? MNO, MNO, M अपना 13 पे, N 14 पे, तो O अपना कितना पे आएगा? 15 पे। अर्थात 15 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा? तो अपना 14 हो जाएगा। O का वैल्यू 14। W कितना पर आता है? तो W आपका आता है 23 पे। तो W में क्या करेंगे? 23 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपना 22 हो जाएगा। और L कितना पर आता है? तो L आपका आता है JKL 12 पे आता है। अर्थात L में 12 माइनस 1 करेंगे तो 11। ये सभी में माइनस 1 हुआ, सभी को आपस में जोड़िए तो 14 दूनी 16, अब 20, 16 20 कितना हो जाएगा? 36, 36 एक 37 और 10 47। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि O का वैल्यू जो अपना था 15, 15 माइनस 1 हो गया 14, W का था 23, 23 माइनस 1 हो गया 22, L का था 12, 12 माइनस 1 हो गया 11। सभी को आपस में जोड़ देंगे कितना बन गया? तो 47 बन गया। अर्थात अब हमें सीक्वेंस पता चल गया तो हम लोग क्या फ्लावर का नहीं निकाल देंगे? F का मान कितना पर होता है? देखिए फ्लावर का अब हमें निकालना। इसे मिटा दूं? इसे अच्छा रहने दीजिए, तो इसको भी रहने देते हैं। FLOWER। आइए F हमारा कितना पे होता है? तो F हमारा होता है 6 पे। 6 माइनस 1 करेंगे 5, L अपना 12 पे, 12 माइनस 1 करेंगे 11, O अपना 15 पे, 15 में से 1 जाएगा तो 14, W अपना 23 पे, 23 माइनस 1 करेंगे तो 22, E अपना 5 पे, E 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, और R अपना कितना पर होता है? तो R अपना 18 पे, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17। अब सभी को आपस में जोड़ दीजिए, सभी को आपस में जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए तो 5 11 16, 16 4 20 10 30, 30 और 22 52, 52 4 56, 56 10 66, 66 और 4 70 3 73 आपका आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 73 इज द करेक्ट आंसर। 73 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर पे भी बैठ के अवश्य बनाइएगा। 73 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि अपने इस एग्जाम को, अपने इस बीपीएससी को सोचिएगा कि 100% पढ़ कर दे तो संभव नहीं है, कहे कि अपने आप में यह समुंदर है। परंतु अगर इसे आप टुकड़ों में तोड़ने का काम कीजिएगा कि भाई मैथ में हमारा 20 से 25 सवाल है तो कम से कम 12 नंबर हमें मैथ में उठा लेना है, 12 से 15 नंबर हमें मैथ में उठा लेना है, रीजनिंग हमारा जितना रहेगा सब सही बनाना है, 10 नंबर वहां से उठा लेना है। उसके बाद आपका बच गया, देखिए 35 नंबर में आपने कितना उठाया? तो 20 से 25 नंबर आपने उठा लिया।
अब जो आपका इधर बच गया उन तमाम को समाहित कीजिए और ओवरऑल 70 नंबर के आसपास भी पहुंच जाइएगा तो अवश्य आपका हो जाएगा। और पुरुष वर्ग में 80 नंबर के आसपास में, महिला वर्ग में मैंने 70 बहुत ज्यादा बोल दिया है। इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के काम कीजिएगा तो अवश्य हमारा परिणाम निकल कर आएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे है। प्यार से सोचना है और आपको बनाना है। आपके एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब आप देखिएगा 4-5 क्लास ही हुआ होगा, परंतु उसमें मैंने अलग अलग संप्रत्ययों को तोड़ा है और जानबूझ के मैंने यहाँ पर मिक्सिंग क्लास को ऐड किया है ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट का क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और जो चीज आपके से बन सकता है उस चीज को भी हम लोग रिकॉल करते रहे। कह रहा है कि यदि THEORY थ्योरी को इस प्रकार से लिख सकते हैं तो स्कूल को किस रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न होगा आपको रफ पेज भी मिलेगा। क्या कीजिएगा, आपके रफ पेज अर्थात जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वहीं पे रहता है THEORY। इसे कैसे लिखा तो इसे अपने पेन से नीचे में लिखिए। तो अब इसको लिख रहा है YRO, अर्थात आपने क्या समझा, ध्यान देना है आपको, THE। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला अपना क्या है, तो अगला है अपना स्कूल, SCHOOL। हमने यहाँ पर देखा, पहले आप लोग बनाइए तो मैं बताऊंगा। 11 का आंसर आप लोग में से कुछ लोग कह रहे हैं A, कुछ लोग कह रहे हैं B, कुछ लोग कह रहे हैं C। सभी लोग अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन सब सेंटर का चेंज रहेगा, हाँ ऐसा तो आपका अपडेट आया है, ऐसा तो आपका अपडेट आया है। ठीक, आइए अभी अपने आप को सभी लोग, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे सारे सीक्वेंस को बैठने देखेंगे। क्यों बैठने देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं भी लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम में से कुछ मित्र अलबला जाते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि शुरू में THE लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, अर्थात SCH है तो लास्ट का 3 वर्ड क्या होगा, SCH होगा। SCH कहाँ पे है, तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ। तो ये आपका जो अगर सोचने का तरीका होगा, अगर आपने ऐसे सोचा होगा तो ये आपका तरीका गलत है। क्योंकि आपके ऑप्शन में एक और भी ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हो सकता है कि उससे पहले में गड़बड़ करे, तो क्रॉस चेक अवश्य कीजिएगा। ये सीटेट नहीं, आपके रोजगार का नौकरी है और यहाँ पर एक एक नंबर का क्या है, महत्व है। इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा। तो अपने अंतिम का तो 3 गो डिजिट कंफर्म हो गया, 3 लेटर THE है तो लास्ट में भी अपना SCH है। अब क्या कह रहा है कि अंतिम से हम लोग क्या करेंगे, तो उल्टा करते हुए लिखेंगे, अर्थात पहले एल आएगा फिर OO, अर्थात ये आपका हो गया आंसर, LOOSCH। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जो प्रश्न था, इसी चीज को बताने के लिए कि सिर्फ 1-2 पॉइंट को देखते हुए टिक नहीं मारिएगा, क्योंकि आपके पास में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 2 ऑप्शन जब होते हैं प्रश्न में, अर्थात आपके सभी प्रश्न में होंगे, तो आपके को क्रॉस चेक करना अति आवश्यक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे है। ठीक, एक प्रकार से पजल टाइप का आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने का कार्य करें। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे है। आराम से बनाने का काम करें। सौरभ लंबा है संदीप से और अमित लंबा है सौरभ से। सुभाष लंबा है अमित से, सत्तू सभी से लंबा है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा। मध्य का मतलब क्या हुआ हमारा, तो सेंटर हुआ। तो प्रेम से 1 मिनट के अंदर में क्या करना है आपको, तो यह प्रश्न बनाने का कार्य करना है। पहले आप लोग बनाएं, फिर मैं आपके साथ में तो डिस्कस करता ही करता हूं। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे है। आराम से बनाने का कार्य करें जल्दी से। अब क्लास आपको सही लग रहा है, अब तो आप लोग रेगुलर रहिएगा। अगर मैं भी रेगुलर रहूंगा तो एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। और थोड़ा सा अगर आपके आसपास के भी मित्र इस क्लास में हो, ऐसे तो मैं सभी को कॉल कर ही रहा हूँ, राकेश जी को मैंने बोला है कॉल करने के लिए।
तो सभी लोग थोड़ा सा अब नींद से जग जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए आराम से। सौरभ लंबा है संदीप से और अमित लंबा है सौरभ से। सुभाष लंबा है अमित से। सत्तू सभी से लंबा है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा? 3 पार्ट में डिवाइड करके प्लेस चेंज किया है, 3 पार्ट में। वेरी गुड। नहीं समझे हैं सर जी, कोई बात नहीं है। ये प्रश्न अगर नहीं समझे हैं तो हम है ना, चिंता काहे करते हैं। जिनसे बन रहा है अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए मैं हूं। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रश्न में, जैसे ही आपने प्रश्न को पढ़ा तो आपको जितना समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने का कार्य करना है। राइट। आइए, प्रश्न में कह रहा है कि सौरभ लंबा है संदीप से। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कह रहा है कि कौन खरा, तो खरा का मतलब लंबवत लाइन में आएगा। तो पहला नाम दे दीजिए अपना, क्या हो गया? सौरभ। सौरभ कौन है? तो सौरभ है आपका, क्या बोल रहा है? सौरभ लंबा है संदीप से, अर्थात संदीप नीचे होगा, सौरभ उससे लंबा है तो ऊपर में लिख दिए। अब कह रहा है कि अमित लंबा है सौरभ से। अब सौरभ का है अपना यहाँ पे है, अमित इससे भी लंबा है, अर्थात सौरभ के ऊपर में कौन आ जाएगा अपना? तो अमित आ जाएगा। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि सुभाष लंबा है अमित से। अब इस अमित से लंबा कौन है हमारा? तो सुभाष है, सुभाष का नाम लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए। सत्तू सभी से लंबा है, अर्थात जो सबसे ऊपर में होगा सो कौन होगा? तो वो होगा आपका सत्तू। अब आपसे पूछ रहा है कि जब सभी को लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए, जब सभी को लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो मध्य में कौन होगा, सेंटर में कौन होगा? तो कितने मित्र है? 1 2 3 4 5 मित्र है। और आपसे सेंटर में पूछ रहा है, 2 गो एन्ने से गया, 2 गो एन्ने से, सेंटर में कौन बचा? तो आपका अमित बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग इस प्रकार से नाम नाम पढ़ते चलेंगे और जो डाटा हमारे पास में होगा, ई नहीं होगा प्रियंका मिश्रा जी, जो डाटा हमारे पास में होगा उस डाटा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? तो बनाने का कार्य करते हैं। समझे? इस तरह से हमें सोचना होता है कि सौरभ लंबा है संदीप से, तो पहले हमने संदीप को लिखा। संदीप से लंबा कौन है? तो हमारा सौरभ है, उसके ऊपर हमने सौरभ का नाम लिख दिया। आगे पढ़े तो अमित लंबा है सौरभ से, अर्थात सौरभ से भी लंबा कौन है हमारा? तो अमित है। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सुभाष लंबा है अमित से, अर्थात अमित से भी लंबा कौन है हमारा? सुभाष है। और सबसे लंबा कौन है हमारा? तो सत्तू है। अर्थात सीक्वेंस क्या हो गया? तो सीक्वेंस आपका हो गया सत्तू, सुभाष, अमित, सौरभ, संदीप। सेंटर में कौन होगा? तो सेंटर में आपका अमित होगा। तो चीजों को ध्यान से बनाइएगा तो अवश्य आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन से भी आपका एक प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से आपका मैंने एक प्रश्न रखा है, काफी टाइम हो गया था। ब्लड रिलेशन के काफी टाइम तो मेरा स्वयं हो गया था आए हुए, तो आपका हो ही जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। कवि का परिचय देते हुए बीना ने कही, वह मेरे पति के पत्नी के बेटे की बहन है। तो बीना का कवि से क्या संबंध है? बताइए, सोचिए, समझिए और बताइए। ब्लड रिलेशन, जहां पे अब आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने शुरुआती दौर पे रीजनिंग का क्लास किया होगा तब, या नहीं भी किए होइएगा तो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने का कार्य करूंगा आराम से। ये आपके ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से भी एक प्रश्न आपके आ ही जाते हैं। ट्री 1 में भी आपको देखने को मिला हुआ था। ट्री 1 में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का एग्जाम अलग अलग हुआ था, तो महिला वर्ग में भी ऐसे प्रश्नों को देखने को मिला था। तो कवि का परिचय देते हुए बीना ने कही, कवि का परिचय देते हुए बीना ने कही, अर्थात जब भी किसी का परिचय हम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है कि वह मेरे पति की, वह का मतलब क्या हुआ? मतलब कि कवि का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? तो वह का मतलब कौन है? तो वह का मतलब है हमारा कवि। कह रहा है कि कवि का परिचय देते हुए बीना ने कही कि वह मतलब कौन? कवि। वह मेरे पति के, मतलब मेरे पति का मतलब क्या हो गया? अर्थात बीना का पति, बीना का पति। ठीक, मेरे पति, मेरे पति की,
पत्नी, पत्नी कौन हो गई? बीना ही हो गई। मेरे पति की पत्नी, पत्नी कौन होगी? बीना ही होगी, राइट। चलिए, पत्नी के बेटे की बहन है, पत्नी के बेटे मतलब कि बीना का अपना स्वयं का बेटा और उसकी कौन है? तो बेटे की बहन है। अर्थात ये जो कवि है, तो बीना का कवि से क्या संबंध है? तो बीना का कवि से क्या संबंध है? तो ये संबंध है माँ का। और यहीं पर अगर आपसे पूछता कि कवि का बीना से क्या संबंध है, तो बेटी का। ये एक अंतर होता है, ये एक आपका अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसा कि गलती कर दी, नीमत परवीन जी ने गलती कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या पूछा कि बीना का कवि से क्या संबंध है, अर्थात कवि की बीना क्या है? तो डॉटर नहीं है, मदर है। और यहीं पे पूछता कि कवि बीना की कौन है, तो कवि बीना की कौन होती? तो बेटी होती। और यहीं पर आप लोगों ने क्या किया? मिस्टेक कर दिया। रक्त संबंध में जिसके बारे में पूछे उसके बारे में हमें बताना होता है। और यहाँ पे बीना किसका परिचय दे रही है? तो कवि का परिचय दे रही है कि देखिए यही है, अर्थात वो अपने बेटी का परिचय दे रही है। और अंतिम में क्या पूछा कि बीना का कवि से क्या संबंध है? तो ये आपके कंफ्यूजन के लिए, ये आपके कंफ्यूजन के लिए आपको क्रिएट किया और यहां पर हम लोग फंस गए। जब बीना का संबंध पूछेगा तो बीना कवि की मां लगी और यहीं पे पूछता कि कवि का संबंध बीना से क्या है, तो कवि बीना की क्या हो गई? बेटी हो गई। तो इस चीज को ध्यान में रखने का कार्य कीजिएगा, इस चीज को ध्यान में आपको रखने का कार्य करना है। क्या संबंध हो जाएगा? तो मां का संबंध हो जाएगा, ठीक। बहुत लोगों का यहाँ पे आंसर ये गलत आया। रक्त संबंध में अभी भी फंस जाते हैं आप लोग, रक्त संबंध में अभी भी आप लोग फंस जाते हैं। अभी भी बहुत लोगों का आंसर ए ही आ रहा है, बेटी ही आ रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बेटी आपका पूछेगा कैसे कि कवि का संबंध बीना से क्या है, तो अपना बेटी। परंतु बीना का संबंध कवि से क्या है, तो अपना किसका हो जाएगा? तो माँ का हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखने का काम करना है, राइट। जिसके बारे में पूछे, ये अंतिम का लाइन अवश्य ध्यान दीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने सीटेट के दुनिया में ईवीएस में मैप को पढ़ा था ना, जिस जगह का पूछे वहीं पे हम लोग डायरेक्शन बनाते थे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या प्रश्न खत्म? देखिए, ये चीजों को आपका मैं अभी यूट्यूब पर भी आप देख रहे होइएगा। अब थोड़ा सा 4.0 के लिए एक फास्ट ट्रैक प्लानिंग भी चल रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपका नहीं होकर चीज़ों को आपस में समाहित करके रिकॉल का काम होगा। इस पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और शायद 22 जुलाई तक कुछ आपको अपडेट भी देखने को मिल जाए, राइट। चलिए, थैंक यू।